नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सिंह सेंगर त्रिवेणी कैरियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी सब्जेक्ट को प्रारंभ किया था, जिसमें हमने पॉलिटी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो पहला टॉपिक था वो था हमारा राज्य की डेफिनेशन, राज्य क्या होता है और शासन व्यवस्था को चलाने के लिए किन किन चुनौतियों का समाधान करना पड़ता है। कल हमने इन दो चीज़ों के बारे में समझा था। शासन के अंग जो टॉपिक चल रहा था हमारा, उसमें हमने कल दो टॉपिक पढ़े थे, एक विधायिका और दूसरा कार्यपालिका। शासन के चूंकि तीन अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जिसमें दो हम लोगों ने कल पढ़ के खत्म किए थे, विधायिका और कार्यपालिका। आज हम लोग तीसरा अंग लेकर आए हैं जिसका नाम है न्यायपालिका। न्यायपालिका मीन्स जुडिशरी। न्यायपालिका का प्रमुख कार्य क्या है? तो न्यायपालिका का जो प्रमुख कार्य है वह है विधायिका द्वारा बनाए गए जो कानून हैं उनसे उत्पन्न विभिन्न प्रकार के जो विवाद हैं उनका समाधान करना। अर्थात कोई भी व्यक्ति अगर विधायिका द्वारा बनाई गई विधि का उल्लंघन करता है तो उस स्थिति में उन विवादों का समाधान करना जो व्यक्तियों के मध्य उत्पन्न होते हैं। आज की डेट में जो न्यायपालिका है वो विधायिका के समान हो चुकी है, क्योंकि कानून इतने जटिल बनते हैं और इतने जटिल उनकी भाषा होती है, कई बार उनकी व्याख्या करना मतलब आमतौर पर जो व्यक्ति है वो उसकी भाषा को समझ नहीं पाता है, और इस स्थिति में फिर न्यायपालिका उसको इंटरप्रिटेशन करता है और कई बार उसी व्याख्या के क्रम में वह ऐसे आदेश देता है जिसका पालन सभी नागरिकों को करना होता है, और वह एक कानून का रूप लेते हैं जिसे हम न्यायाधीश निर्मित कानून कहते हैं। तो जो न्यायपालिका है वो अपनी अब सीमा से बहुत आगे आ चुकी है, केवल न्याय निर्णय तक सीमित न रहकर अब वो कानूनों को मतलब आदेशों को एज अ कानून भी पालन करवाती है। किसी भी देश में जो न्यायपालिका है उसकी शक्ति क्या होगी यह तय करता है उसका स्वरूप क्या है, शासन का स्वरूप क्या है। तो न्यायालय की जो शक्ति है उसका निर्धारण, शक्ति का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा? वो निर्धारण होता है शासन के स्वरूप के आधार पर। अर्थात जनरली दो प्रकार की शासन व्यवस्थाएं हैं, एक एकात्मक शासन प्रणाली और दूसरा संघात्मक। कल से हम लगातार इस पर डिस्कशन कर रहे हैं कि दुनिया में जितने भी देश हैं या तो उनमें एकात्मक शासन व्यवस्था होगी या संघात्मक शासन व्यवस्था होगी। साधारणतः जो एकात्मक शासन व्यवस्था वाले जो देश हैं यहां पर न्यायपालिका कमजोर होती है और संसद को शक्ति ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर चूंकि सारी की सारी पावर जो है सेंट्रलाइज्ड है, तो जो वहां की पार्लियामेंट है वो पावरफुल है और जो न्यायपालिका है वो कमजोर होती है। लेकिन जिन देशों में संघात्मक व्यवस्था है उन देशों में न्यायपालिका की शक्ति एकात्मक शासन व्यवस्था में बनने वाली न्यायपालिका से बहुत ज्यादा है। कारण, क्योंकि संघात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्य इन दोनों को शक्तियां दी गई है, और जब दोनों को शक्तियां दी जाती हैं तब उस स्थिति में यह कोशिश की जाती है कि जो केंद्र की जो विधायिका है कहीं वो ऐसे कानूनों का निर्माण ना कर दे जिससे कि राज्य की शक्तियां कमजोर हो। अर्थात ये जो न्यायपालिका है संघात्मक देशों की, उसका प्रमुख कार्य क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच जो उत्पन्न विवाद हैं उन विवादों का समाधान करना। यहां पर केंद्र और राज्यों के बीच के विवादों का समाधान करना न्यायपालिका का प्रमुख कार्य बन जाता है। दूसरा, जिन देशों में लिखित संविधान होता है, तो लिखित संविधान है तो सीधी सी बात है कि उस संविधान के मीनिंग क्या होगा, संविधान की व्याख्या क्या होगी, यह अधिकार भी न्यायपालिका को दिया जाता है। लिखित संविधान वाले देशों में न्यायपालिका संविधान की व्याख्या करती है, और अगर नागरिकों को वहां मूल अधिकार उपलब्ध हैं तो मूल अधिकारों की गारंटी उपलब्ध कराने वाली जो संस्था है वो भी न्यायपालिका होती है। तो संघात्मक देशों में न्यायपालिका की शक्ति बहुत बढ़ जाती है। एक तो उसे केंद्र और राज्य का जो स्वरूप है वो बनाए रखा जाए, कोई भी ऐसा कानून ना बने जो केंद्र राज्य के संबंधों की कमजोर करे।
तब उस स्थिति में उन कानूनों की समीक्षा करना, उन कानूनों की जांच करना, ये न्यायपालिका का कार्य। केंद्र और राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों का समाधान करना है। लिखित संविधान वाले देशों में संविधान की व्याख्या करना भी न्यायपालिका का कार्य है। और अगर नागरिकों को मौलिक अधिकार उपलब्ध हैं तो मौलिक अधिकारों की गारंटी देने वाली संस्था भी न्यायपालिका होती है। तो अगर देश का स्वरूप संघात्मक है तो न्यायपालिका बहुत पावरफुल है, और अगर शासन व्यवस्था का स्वरूप एकात्मक है तो न्यायपालिका थोड़ा सा कमजोर होती है। अब बात करें हम भारत की। भारत में न्यायपालिका का क्या स्थिति है? तो भारत, हम सभी लोग जानते हैं कि ये जो इंडिया है, यहां पर शासन का स्वरूप कैसा है? तो हमने जो शासन का स्वरूप अपनाया है वो है संघात्मक। और संघात्मक स्वरूप अपनाया है तो फिर क्या बात ये होती है कि भारत में न्यायपालिका अमेरिका की तरह है? तो जवाब नहीं है। हमारे यहाँ न्यायपालिका का जो स्ट्रक्चर है, न्यायपालिका की जो कहानी है, वो ना तो ब्रिटेन की तरह है और ना ही अमेरिका की तरह है। हमने एकात्मक शासन प्रणाली को तो अपनाया है, एकात्मक न्यायपालिका को, सॉरी, अर्थात हमने भारत में व्यवस्था तो हमारे यहां संघात्मक है, पर न्यायपालिका का जो ढांचा है वो कैसा है? वो हमने बनाया है एकीकृत, अर्थात इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम मतलब जिसका शेप जो है पिरामिड के फॉर्म में है, जिसमें टॉप पर कौन है? सुप्रीम कोर्ट। राज्यों के लेवल पर जो हमने बनाया है वो है हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के नीचे जो हमने न्यायपालिका बनाई है उसे बोलते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, अर्थात अधीनस्थ न्यायालय। भारत में न्यायपालिका का स्ट्रक्चर ये है, अर्थात भारतीय न्यायपालिका ब्रिटिश न्यायपालिका की तरह नागरिकों के मामलों का, विवादों का अंतिम अपीलीय न्यायालय कहलाता है, जैसे ब्रिटेन में है। अर्थात हमारे यहां पर कोई भी विवाद अगर उत्पन्न होगा तो उस विवाद की शुरुआत अधीनस्थ न्यायालय से होगी। अगर आप अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं तो फिर आप अपील करेंगे कहां पर? उच्च न्यायालय में, हाईकोर्ट में, और हाईकोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय को अपील आप कहां कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। फिर मामला तमिलनाडु का हो या उत्तर प्रदेश का हो, कोई फर्क नहीं पड़ना। अंतिम अपीलीय न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है, ये ब्रिटिश न्यायपालिका की तरह है। दूसरी ओर भारतीय जो सुप्रीम कोर्ट है, उस सुप्रीम कोर्ट को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से कहीं ज्यादा पावर है, क्योंकि एक तो ये अपीलीय न्यायालय कहला रहा है जो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट नहीं है, और दूसरा अगर केंद्र और राज्यों के बीच किसी भी प्रकार का अगर विवाद है तो उन विवादों का समाधान करने का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट को है, जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। तो भारतीय न्यायपालिका या भारतीय न्यायपालिका के तहत जो सर्वोच्च न्यायालय है वह अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय और ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट से कहीं ज्यादा पावर रखता है। तो भारतीय न्यायपालिका का स्वरूप हम कह सकते हैं कि ना तो अमेरिका की तरह है और ना ही ब्रिटेन की तरह है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय न्यायपालिका को भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप उसको ढाला है, और हमारे यहाँ पर न्यायपालिका, भली हमने शासन का स्वरूप संघात्मक बनाया, पर हमने न्यायपालिका का जो स्ट्रक्चर है वो संघात्मक ना होकर हमने इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम को अडॉप्ट किया है। आई थिंक ये बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो शासन का जो तीसरा अंग है वो तीसरा अंग हमारा कंप्लीट होता है। सबसे महत्वपूर्ण तीसरी चीज वो ये कि आखिर इन तीनों अंगों में संबंध क्या है? शासन के तीनों अंगों में कैसा संबंध है? अर्थात क्या ये तीनों इंडिपेंडेंट हैं या तीनों एक दूसरे से मिले हुए हैं? कुछ लोग न्यायपालिका के हैं तो वही लोग विधायिका या कार्यपालिका के हो सकते हैं। क्या व्यवस्था है?
इसमें हम समझने के लिए थोड़ा सा हम बैक चलते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो जिन देशों में राजतंत्र हुआ करता था, जो कि आज से लगभग 200-300 साल पहले लगभग दुनिया के हर देशों में राजतंत्र था, तो राजतंत्रात्मक देशों में जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है, वो जनरली तीनों चीजें एक ही व्यक्ति के हाथ में होती थी। तीनों अलग अलग नहीं थी, वो उसका जो तीनों का हेड है वो राजा था। जैसे हमारे यहाँ राजतंत्र रहा तो हमारे यहाँ विधायिका विधि बनाने का काम भी राजा कर रहा है और कानूनों का पालन भी राजा करवा रहा है, और अगर कोई सी नागरिकों की समस्याएं हैं तो उन समस्याओं का समाधान भी राजा के द्वारा हो रहा है। अधिनायक तंत्र और धर्मतंत्र में भी सामान्यतः यही रूप देखने को मिलता है कि तीनों अंगों में जो समन्वय है वो ये था कि एक ही व्यक्ति सामान्यतः या कुछ व्यक्ति जो जुड़े हुए हैं वही तीनों चीजों को संभाल रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र में ये चीजें बदल गई। अब ये तो चूंकि प्राचीन बात हो गई तो कहानी खत्म। अब आज की डेट में सामान्यतः राजतंत्र इक्का दुक्का देशों में देखने को मिलता है, बाकी जगह है भी नहीं। दूसरा, कुछ देश दुनिया के ऐसे हैं जहां कार्यपालिका और थोड़ा सा समझते हैं। दूसरा, कुछ देश ऐसे हैं जहां कार्यपालिका और विधायिका दोनों आपस में कोरिलेट होती हैं, अर्थात विधायिका में से ही कार्यपालिका का गठन होता है। लेकिन जो न्यायपालिका है वो सेपरेट होती है। जैसे संसदीय शासन प्रणाली वाले देश, संसदीय शासन प्रणाली वाले देशों में कार्यपालिका और विधायिका का संबंध एक दूसरे से जुड़ा होता है। कार्यपालिका के जो लोग हैं वो विधायिका में से ही चुनकर आते हैं, लेकिन जो न्यायपालिका है उसका चयन ना तो विधायिका द्वारा होता है ना कार्यपालिका द्वारा होता है। यह अलग बात है कि कार्यपालिका का जो हेड है वो न्यायपालिका के लोगों को चुनता है, नियुक्त करता है, बट इसका यह मतलब नहीं है कि न्यायपालिका के लोग कार्यपालिका के अंडर में कार्य करें, तो यह कतई मतलब नहीं है। न्यायपालिका यहां पर स्वतंत्र होती है। दूसरा, कुछ देश ऐसे हैं जहां पर न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका तीनों सेपरेट होती हैं, और ये कहां है? संघात्मक में। संघात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका अलग, विधायिका अलग और न्यायपालिका अलग होती है। तीनों सेपरेट सेपरेट कार्य करती है। कार्यपालिका का व्यक्ति विधायिका का नहीं हो सकता, विधायिका का व्यक्ति न्यायपालिका के नहीं हो सकता, और इसी को बोलते हैं चेक एंड बैलेंस सिस्टम। अर्थात यहां पर शक्ति संतुलन का सिद्धांत अपनाया जाता है और कोशिश की जाती है कि तीनों अंग एक दूसरे की शक्तियों में इंटरफेयर ना करें। शक्ति संतुलन है, पावर बैलेंस ऑफ पावर है ना, क्योंकि कार्यपालिका अपना काम कर रही है, कोई लेना देना नहीं विधायिका और न्यायपालिका से। कार्यपालिका का काम है विधि का क्रियान्वयन करना, तुम अपना करो। विधायिका का काम है विधि बनाना, तुम अपना करो। और न्यायपालिका का काम है न्याय निर्णय देना, तुम अपना करो। तो संघात्मक देशों में सामान्यतः शक्ति संतुलन का सिद्धांत अपनाया जाता है, और संसदीय शासन प्रणाली में जो कार्यपालिका और विधायिका है इसमें तो आपस में संबंध होता है, क्योंकि विधायिका में से ही कार्यपालिका का चयन होता है, जबकि न्यायपालिका स्वतंत्र होती है। और जो शुरुआत में हमने पढ़ा कि राजतंत्रीय व्यवस्था में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों एक व्यक्ति के हाथ में होती थी, उनमें स्वतंत्रता या कुछ अलग से प्रावधान नहीं था, पर वो चूंकि इतिहास की बात है तो वो कहानी खत्म है, आज की डेट में वो सिस्टम लागू नहीं है। तो ये हमारे तीनों अंगों में एक संबंध स्थापित होता है। उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया होगा। तो हमने दो महत्वपूर्ण टॉपिक कंप्लीट किए हैं। एक, राज्य की डेफिनेशन, राज्य क्या होता है,
राज्य के तत्व क्या हैं, और दूसरा शासन को चलाने के लिए कौन कौन से वो अंग हैं जो शासन को संचालित करने में अपना योगदान देते हैं। और यही तीनों एक मेन पिलर हैं जो एक राज्य की नींव हैं। अगर सोचो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों जो स्तंभ हैं, अगर इनमें से एक भी स्तंभ अगर गड़बड़ा गया तो राज्य का जो स्ट्रक्चर है वो फेल हो जाना है। हमारे संविधान निर्माताओं ने भी अपेक्षा की है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों अपने अपने रूप में व्यवस्थित रूप से कार्य करें। पर कई बार देखा यह जाता है कि विधायिका और न्यायपालिका के मध्य कई बार कंट्रोवर्सी होती है। कारण सिंपल सा वही है कि चूंकि भारत में लिखित संविधान है, संघात्मक शासन प्रणाली है, तो यहाँ पर न्यायपालिका की ड्यूटी है कि कोई भी ऐसा कानून ना बने जो हमारे संविधान की मूल भावना के विपरीत हो। और इसीलिए कई बार न्यायपालिका को उस विधायिका द्वारा बनाई गई विधि को अवैध घोषित करना पड़ जाता है, या उन विधि में से उन प्रावधानों को हटाना पड़ जाता है जो संविधान की भावना के विपरीत हो। और इसी क्रम में विधायिका या यूं कहें कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य हमेशा टकराहट की स्थिति उत्पन्न होती है। आज की डेट में एक न्यायपालिका का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो ज्वलंत है, जैसे न्यायिक सक्रियतावाद, जो आज की डेट में बहुत ज्यादा चलता है, कि न्यायपालिका ने अपनी सीमाओं को लांघते हुए आज की डेट में वो कार्य भी कर रही है जो कार्यपालिका और विधायिका का हुआ करता था। अब क्यों ऐसा है, तो उसका कई कारण हो सकते हैं, कई कारण हैं भी। जैसे जो कार्य वास्तव में विधायिका और कार्यपालिका को करना थे वो कार्य वो कर नहीं रहे हैं, तो न्यायपालिका को मजबूरन वो कार्य करना पड़ रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, तो या तो उनकी सुस्ती है, या राजनीतिक हित हैं, या कुछ भी हो सकते हैं। तो इसी को हम राजनीतिक सक्रियता, न्यायिक सक्रियता के नाम देते हैं। अब वो मुद्दा क्या है वो हम न्यायपालिका में उसको डिटेल में समझेंगे, क्योंकि वो आपके एग्जाम का हिस्सा है। बहरहाल न्यायपालिका क्या होती है वो हमने इसको कंप्लीट किया है। तो अगले लेक्चर में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।